हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आपसे बुलंद का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। यस दोस्तों, इस चैनल पे आज के दिन एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस चैनल को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल के ऊपर कल एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मतलब देखिए, आपको पता ही है शेयर बाजार में बहुत सारे सेक्टर्स है। कुछ सेक्टर को लेकर कितनी भी नेगेटिव खबरें आ जाए मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता है। बट कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे अगर कोई मतलब ऐसी इस प्रकार की नेगेटिव खबरें अगर आ जाए तो पूरे बाजार में वो शॉक हम लोग को देखने को मिल जाता है। ऐसे कुछ सेक्टर है जैसे कि फाइनेंस भी है, ऑयल गैस भी रहता ही है, एंड वैसे ही हमारा आईटी सेक्टर भी रहता है। ऑलरेडी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आईटी सेक्टर काफ़ी ख़राब स्थिति से यहाँ पे गुजर रहा है। एआई के चलते ऑलरेडी हालत यहाँ पे ख़राब है। रिसेंटली कंपनी ने नंबर दिखाए हैं, उसमें कोई इतना जोश नहीं है। एंड ऊपर से आने वाले समय में भी जो वो गाइडेंस दे रहे हैं, कमेंट्री दे रहे हैं, वहाँ पे भी यही पता चल रहा है कि कुछ खास होने वाला नहीं है। एंड बहुत सारे जो ब्रोकर्स भी है, एनालिस्ट भी है, टारगेट कट कर रहे हैं। जो गाइडेंस उन्होंने भी देके रखी हुई, गाइडेंस मतलब जो बातें मतलब उन्होंने कह के रखी हुई थी, डाउनग्रेड लगातार कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने देखा भी यस्टरडे भी कि जितने भी आईटी कंपनीज थे एकदम 6-6, 7-7% बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां हम लोग को टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि आईटी सेक्टर काफ़ी बुरी स्थिति में यहाँ पे चल रहा है। एंड मतलब बोलते हैं ना, मुसीबतें आती है तो एक साथ आती है, चारों ओर से आती है। एग्जैक्टली आईटी सेक्टर में दोस्तों वही हो रहा है, गरीबी में आटा गिला। पहले ही एआई ने दिक्कत देके रखी हुई है, प्लस इनका बिजनेस इतना कुछ खास, मतलब जो मैं कहता हूँ बिजनेस चलना, मतलब आईटी कोई भाई जीरो नहीं हो गया। आज भी वो करोड़ों में छाप रहे, बट मार्केट चलता किस पे है? यस, विटामिन जी के ऊपर। ग्रोथ होनी चाहिए भाई, ग्रोथ नहीं है तो फिर भाई बाजार आपको पटकेगा ही पटकेगा। आईटी सेक्टर की पहले से ही यहाँ पे हालत खराब है। ठीक है, एआई को चलते लेकर वो परेशान ही है, और इसके बीच में जो उनका नॉर्मल बिजनेस जो चल रहा है वहाँ पे भी दिक्कतें क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। आप कहोगे कि मतलब एग्जैक्टली कि यहाँ पे क्या हुआ है, किसकी बात हो रही है? तो दोस्तों अमेरिका की। आपको बताइए आईटी कंपनीज है, उनका सबसे प्राइम बिजनेस कहाँ से चलता है? अमेरिका से, उसके बाद यूरोप से, और इंडिया से तो मतलब बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत ही कम। ठीक है, तो अमेरिका से रिलेटेड अगर कुछ भाई खबरें आती है तो आईटी सेक्टर इधर भागता है या फिर गिरता है। वो डिपेंड करता है भाई कि खबरें किस प्रकार की है। एंड दोस्तों आईटी सेक्टर में आपको बताइए एक डर का माहौल है। जब से ट्रंप यहाँ पे आए हैं, अलग अलग खबरें वो लेकर यहाँ पे आते रहते हैं। एंड H1B वीज़ा से रिलेटेड आपने इसके पहले भी बात सुनी होगी कि इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, बैन की बात कर रहे हैं। एंड दोस्तों फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इसी को लेकर एक बड़ी खबर अब हमारे सामने आती हुई देखने को मिले, जो कि आईटी सेक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे सर ये H1B वीज़ा क्या होता है? बहुत ही सिंपल है भाई, कि ये हमारा भारत, ठीक है, ये रहा अमेरिका। अगर आपको यहाँ से काम करने अगर जाना है अमेरिका में तो आपको क्या, किस वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी? H1B वीज़ा की। ठीक है, और भी मल्टीपल इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं जॉब रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, मतलब काम करने के लिए अगर आप जाओगे तो वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई करनी होती है। ठीक है, जो एम्प्लॉयर रहता है वो इस चीज़ के चलते पे करता है। मतलब वहाँ पे अमेरिका की जो कंपनी है वो आपके लिए यहाँ पे पैसा, यहाँ पे फीस यहाँ पे करेगी। देन किसी को भी नहीं मिलेगा भाई। स्पेशल स्किल होनी चाहिए भाई आपके पास, मतलब कोई नॉलेज होना चाहिए। आप आईटी, इंजीनियरिंग सर्विसेज इस फील्ड में होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आप ऐसे ही नहीं जा सकते। ठीक है, उन्हीं को ये वीज़ा यहाँ पे मिलता है। देन उसके बाद एनुअल लिमिट भी होता है। ठीक है, वहाँ पे कैप भी यहाँ पे लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब आप सोच रहे होंगे कि 5 लाख लोग इंडियंस जाएंगे अमेरिका में, नहीं। तो वहाँ पे लिमिट भी होता है कि इतने इतने लोगों को इतना इतना मतलब हम परमिशन यहाँ पे दे सकते हैं, 80,000, 85,000 ही। ठीक है, एंड अगर एक्स्ट्रा अगर आ गए तो बहुत सारे अगर आ गए तो लॉटरी सिस्टम। ठीक है, मान लो 85,000 अलाउड है एंड 1 लाख लोग आ गए तो फिर लॉटरी सिस्टम के हिसाब से फिर जिनका नाम 15,000 जो अनलकी रहेंगे उनको नहीं मिलेगा वीज़ा। देन अगर हम बात करें तो आपको बताइए 3 साल के लिए ये H1B वीज़ा दिया जाता है, जो बाद में आप और एक्सटेंड भी यहाँ पे करवा सकते हैं अप टू 6 ईयर। एंड देन फैमिली ट्रैवल, अगर आपके पास H1B वीज़ा है आप क्या कर सकते हो? आप अपनी फैमिली को भी ला सकते हो अंडर द H4 वीज़ा। ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एंड उसके बाद आपको पता ही है कि काफ़ी सारे लोग वहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं, और उनका ड्यूअल इंटेंट क्या होता है? आगे जाके ग्रीन कार्ड लेने का। ग्रीन कार्ड मिल गया मतलब आपको अमेरिका की परमानेंट रेसिडेंसी मिल गई, आप वहाँ के नागरिक बन गए। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल
यहाँ हम कह सकते हैं जो बेनिफिट रहते हैं वो H1B वीज़ा के यहाँ पे रहते हैं। और दोस्तों अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे सामने आ चुकी है। जो ट्रंप, इसके पहले देखो ट्रंप 100 बातें बोलते हैं, पर मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ, ट्रंप के बातों के ऊपर भरोसा मत करो, ट्रंप के एक्शंस के ऊपर भरोसा करो। एक्शंस मैटर करते हैं ना, बोलने के लिए भाई जो कुछ करना है वो भाई बोल सकते हैं, ठीक है, एक्शंस देख लो। पर दोस्तों कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है, ट्रंप की जो बोली हुई चीज़ें हैं वो एक्शन में भी तब्दील हो रही है। और दोस्तों फाइनली जिस बात का डर था आईटी सेक्टर को, वही होते हुए देखने को मिल रहा है कि अमेरिका अब यहाँ पे H1B वीज़ा को 3 साल के लिए शायद से बैन यहाँ पे कर सकता है। ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये बोलने वाली खबर नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं रिपब्लिकन मतलब अमेरिका की जो पार्टी है वहाँ पे दो ही होता है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स मतलब अपोजिशन वाले। सो सत्ताधारी कौन है, रिपब्लिकन की बात करें, ट्रंप की पार्टी की बात कर ले, उनके जो लॉ मेकर्स है ब्रिंग अ न्यू बिल इन कांग्रेस मतलब बीजेपी कांग्रेस वाली बात नहीं हो रही है, वहाँ पे संसद पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। सो नया बिल लाया जा रहा है दोस्तों सत्ताधारी के ओर से, जो संसद में वो वहाँ पे रखेंगे। और अगर ये बिल पास हुआ तो दोस्तों H1B वीज़ा को लेकर उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए, 8-9-10 पॉइंट्स है। तो लिटरली यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत बड़ा झटका लगेगा। और उसी के अंडर आपको पता है फिर ये H4 भी आ जाता है, वो भी यहाँ पे एंड हो सकता है। तो ये पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये जो नया बिल है, ऑब्वियसली ये बिल है अभी भी, ये अब पार्लियामेंट में जाएगा वहाँ पे, एंड अगर वो पास हो गया तो फिर वो एक्ट बनेगा, कानून बनेगा। एंड अगर वो कानून बन गया तो फिर भाई हर किसी की धज्जियां उड़ेगी ही उड़ेगी। सो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों 10 पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, 10 पॉइंट। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, 3 साल के लिए इसको फ्रीज कर दो, बंद कर दो भाई। H1B वीज़ा जो हम दे रहे हैं, मतलब क्या है कि बाहर से जो लोग हमारे अमेरिका में यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं आने चाहिए H1B वीज़ा के अंडर, ठीक है। नो न्यू H1B वीज़ा शुड इशू, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया कि इमीडिएटली इसको सस्पेंड करो, बैन करो। सेकंड पॉइंट, ठीक है, आई नो काफ़ी लोग सोचते होंगे तो इन्होंने तो थोड़ी ना बोला है कि इंडियंस को यहाँ पे बैन करो करके, आऊँगा मैं उसके ऊपर, आपको समझ में तो आएगा H1B वीज़ा के होल्डर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी है ही कौन। देन सेकंड अगर बात करें, रिडक्शन ऑफ एनुअल कैप, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लिमिट रहता है कितना, यस करंट कितना है 65,000। तो मतलब अब यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि केवल 25,000 लोगों को ही लेके आओ अगर लाना ही है तो, ये उस बिल में लिखा हुआ है। मतलब कितने कम हो जाएंगे आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। उसमें भी तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया है कि मिनिमम सैलरी $2 लाख वाले होने चाहिए। इसका अर्थ समझो, $2 लाख मतलब यस जिनका पे बहुत अच्छा है उन्हीं को ही लेकर आओ। मतलब इससे जो कम दाम में जो काम करते हैं ना, यूजुअली क्या करते हैं यहाँ पे H1B वीज़ा क्यों लाया जाता है, जैसे कि मान लो हमारे TCS, इन्फोसिस, HCLTech अमेरिका में भी है। सो यहाँ से लोगों को क्यों लेकर जाते हैं, यस सस्ते दाम में काम करते हैं भाई, $50,000, $60,000, $70,000 में काम करते हैं। वहीं पे उनका जो लोकल रहेगा वो $1 लाख मांगेगा, 1.5 लाख मांगेगा, $2 लाख मांगेंगे। तो यहाँ से इंडियंस को लेकर जाओ, और 1-2 की बात नहीं हो रही है, लाखों लोग काम करते हैं, तो बहुत सारा पैसा बचता है। तो इसीलिए अब इस बिल में ये भी लिखा गया है कि कम से कम $2 लाख पर ईयर उस व्यक्ति की सैलरी यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब क्या है कि एकदम मतलब एंट्री लेवल पे ही अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, जो एकदम ही स्किलफुल हो गए, अभी किसी का पैकेज $2 लाख है, मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली पकड़ सकते हो ना कितना होता है, 1.8 करोड़ के आसपास। सो उसी को ही लेके आओ, बाकी जो लोग हैं उनको मत लेके आओ, ठीक है। तो यही वो कहने की, इसीलिए तो उन्होंने बताया कि केवल 25,000 को ही अलाउड करो, और वो भी टॉप नॉच को अलाउड करो, बाकी जो लोकल है उनको काम दे दो। देन लॉटरी सिस्टम को भाई बंद कर दो, ये लॉटरी वेटरी कुछ नहीं। एंड जो हाईएस्ट लेवल की सैलरी होगी उसी से लेकर नीचे तक यहाँ पे जाना है। मतलब अगेन वही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो वेज बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस। मान लो किसी की 10 करोड़ है सैलरी, हाँ उसको पहला, फिर 9 करोड़, हाँ उसको बाद में, किसी की अगर अच्छा वो बाद में देखेंगे, 25,000 में उसका नाम आया तो आया, वरना बाहर निकालो। नेक्स्ट अगर बात करें, ये देखो बैन ऑन डिपेंडेंट्स, भाई वो H1B वीज़ा जो होल्ड करते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर को लेकर आते हैं, स्पाउस चिल्ड्रंस को लेकर जाते हैं, हाँ उनको भी बैन कर दो भाई, अमेरिका में एंट्री मत दो। तो ये एक पॉइंट हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन पॉइंट नंबर 6 की अगर बात कर ले, एलिमिनेट ग्रीन कार्ड पाथ, ठीक है। ग्रीन कार्ड आपको सभी को पता है, H1B वीज़ा लेते हैं फिर वहीं पे रहते हैं, एंड उसके बाद ग्रीन कार्ड मतलब नागरिकत्व लेते हैं, मत दो इनको, वहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिलनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7, OPT की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इसमें क्या रहता है कि वहाँ पे एक स्टूडेंट पहले सीखने के लिए जाता है, और जैसे ही उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है वो अमेरिका में ही काम करता है, एंड आगे जाके वहाँ पे भी उसको वीज़ा मिलकर वो ग्रीन कार्ड लेता है। तो ये भी पता है कि ये भी बंद कर दो भाई, ये भी एंड यहाँ पे होना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 8 की अगर बात कर ले, थर्ड पार्टी स्टाफ बैनिंग की अगर बात करें, मतलब वही IT सेक्टर वाली जो कंपनियां हैं
उनको यहाँ पे इस चीज़ के चलते यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। पॉइंट नंबर 9 की अगर बात कर ले, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट सर्टिफिकेशन। मतलब कि अगर आप बाहर के लोगों को अगर बुला रहे हो, ठीक है, अगर मान लो इंडिया के लोगों को अगर आप यहाँ पे बुला रहे हो, हमारी कोई कंपनी है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हमें अमेरिका में वो काम करने वाला वर्कर नहीं मिला, इसीलिए हम बाहर से मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट उस बिल में लिखा हुआ है। एंड आखिरी पॉइंट नंबर 10 की अगर बात कर ले, प्रोहिबिशन ऑन मल्टीपल जॉब्स। अगर H1B वीज़ा फिर भी अगर कोई लेकर अगर आ ही जाता है तो मून लाइटिंग यहाँ पे नहीं करेगा। मून लाइटिंग मतलब क्या, मतलब मान लो एक कंपनी में TCS में काम करता है, देन विप्रो में भी काम कर लेगा, तो ये चीज़ें नहीं चलेगी। मल्टीपल काम यहाँ पे नहीं चलेंगे, एक ही काम यहाँ पे करना चाहिए। कुल मिला के ये 10 पॉइंट आपको क्या बताते हैं, लिटरली यहाँ पे वो ये कहना की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप बाहर से लोगों को बुलाए मत, लोकल लोगों को ही यहाँ पे काम दो। ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये चीज़ अभी भी प्रपोज, ये बिल है जो पार्लियामेंट में जाएगा, फिर आपको पता ही है 2 हाउसेस वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, सीनेट भी देखने को मिल जाता है, वहाँ पे वो पास यहाँ पे हो जाएगा, फिर वो एक्ट बन जाएगा। अगर ये एक्ट बन गया भाई, तो IT सेक्टर की तो हालत तो यहाँ पे खराब होगी ही होगी। सो इसका इम्पैक्ट, जैसे मैंने कहा कि क्यों इंडियंस से रिलेटेड ही बात यहाँ पे की जा रही है, तो देख लो भाई, H1B वीज़ा में सबसे ज़्यादा नाम किसका है, इंडिया 71%, चाइना उसके बाद, मतलब चाइना से अमेरिका जाने वाले कितने हैं 11.7, फिलीपींस वाले 1.3, कनाडा 1.1, बाकी तो गिनो ही मत, 1 0.8 इतना कम है। इंडिया 70%, जस्ट इमेजिन। इसलिए जब भी H1B वीज़ा की खबर आती है, इंडिया का ही नाम सामने यहाँ पे आता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, कौन सा प्रोफेशन, तो आप देख सकते हो दोस्तों, H1B वीज़ा वाले इंडिया से जो अमेरिका में जाते हैं उसमें नंबर 1 प्रोफेशन कौन सा है, कंप्यूटर रिलेटेड ऑक्यूपेशंस, वही IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 64% ये लोग हैं। फिर उसके बाद बाकी सेगमेंट वाले देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं एजुकेशन वाले 5%, अकाउंट फाइनेंस वाले 5%। मतलब इसीलिए पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, बॉटम लाइन यहाँ पे क्या है, यस कि IT सेक्टर में ही हम लोग को दिक्कत यहाँ पे दिक्कत मतलब क्या, ये अमेरिका ट्रंप यहाँ पे क्रिएट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और इससे हो क्या रहा है दोस्तों, भयंकर लेवल की अनसर्टेनिटी डे बाय डे IT स्पेस में यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है। और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, AI तो तकलीफ दे ही रहा है, इनके नंबर्स भी खराब, आगे के गाइडेंस भी इतने कुछ खास नहीं, ऊपर से अनसर्टेनिटी, ये बिल पास होगा या नहीं होगा, अगर हो गया तो हालत यहाँ पे खराब हम लोग को होते हुए मतलब डैमेज तो होते हुए देखने को मिलेगा, सेलिब्रेट तो यहाँ पे कर नहीं सकते। अब रही आखिरी बात, कौन सी, अगर ये बिल यहाँ पे पास हो गया तो क्या IT सेक्टर का गेम हो होगा, नहीं, मैं पहले ही बता दूं, कोई गेम ओवर यहाँ पे नहीं होगा, बट तकलीफ तो यहाँ पे बढ़ेगी। पर फिर भी दोस्तों, इससे भी एक बड़ा टेंशन IT सेक्टर पे है, अगर वो चीज़ हुई पास तो फिर भाई गेम ओवर हो सकता है। मतलब ये जो अभी H1B वीज़ा से रिलेटेड जो चीज़ें वो कर रहे हैं, चलो कुछ तो समहाउ मैनेज कर लेंगी हमारे IT कंपनियां, बट ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा, हायर एक्ट 2025, ठीक है, ये अभी तक बिल है, एक्ट बना नहीं है, ये अगर पास हो गया तो फिर भाई IT सेक्टर का लिटरली गेम बच जाएगा। ये हायर एक्ट क्या है, आप सभी लोगों को पता ही है, 25% टैक्स लग जाएगा भाई। ये हायर एक्ट मतलब क्या है कि अमेरिका, मतलब ट्रंप ये कहता है कि अमेरिकन कंपनीज को कि काम आप सिर्फ अमेरिका वाले ही कंपनी को दो, ठीक है, अगर आप बाहर वाली कंपनी को अगर काम दे रहे हो दे दो, पर 25% हमें टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा उस चीज़ का। सो आप अंदाज़ा लगा लो, अमेरिका की कंपनियाँ फिर बाहर वाली कंपनीज को काम ही नहीं देंगी। अब कितने सारे हमारे TCS, इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा, L&T इन्फोटेक, माइंड्री, कितने सारी कंपनियां अमेरिका में काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो काम ही नहीं मिलेगा उनको। क्यों, अमेरिका वाले बोलेंगे भाई अगर हमने आपको काम दिया तो भाई 25% टैक्स हमें किसको देना पड़ेगा, ट्रंप को देना पड़ेगा, अमेरिकन सरकार को देना पड़ेगा, तो हम नहीं कर सकते। एंड अगर फिर भी काम करना है तो 25% टैक्स आप ही भर दो। सो अल्टीमेटली फिर भाई बचेगा क्या, मार्जिन बचेंगे क्या, प्रॉफिट बचेंगे क्या, ये अगर पास हो गया तो फिर भाई मतलब लेने के देने ही पड़ जाएंगे। सो इसीलिए ये जो H1B वीज़ा से रिलेटेड चीज़ें चलो मैनेज कर लेंगे, वही के लोकल्स को हायर कर लेंगे, वैसे भी कितनी सारी IT कंपनियां लोकल्स को ही ज़्यादा वहाँ पे अब जॉब यहाँ पे प्रेफर यहाँ पे करवा रहे हैं, बट ये वाली जो चीज़ रहेगी ये तो लिटरली चेकमेट ही करवा देगी। इस प्रकार का ये सिचुएशन हो सकता है। इसीलिए मैंने इसके पहले भी आपको कहा कि मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप का हारना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर उसकी पार्टी, अगर उसके लोग अगर जीत के आए, ठीक है, तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपके सामने रखे। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।